हे सुप्रीम कोर्ट, हे माननीय हाई कोर्ट, मेरे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। मैं टुनटुनिया देवी को पसंद कर रहा हूँ एज़ अ कैंडिडेट, लेकिन मुझे क्या किया जा रहा है, ज़बरदस्ती वोट डलवाया जा रहा है टुनटुन कुमार को, जो कि मेरे पसंद के बिल्कुल खिलाफ है। मैं उसको पसंद नहीं कर रहा हूँ। अब अगर मैं पसंद नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे ज़बरदस्ती वोट करवाना चाहिए। मौलिक अधिकार का ही तो हनन है, जो जितने सारे पार्टीज़ के कैंडिडेट्स हैं ना, उन सारे के सारे कैंडिडेट को दिया जाएगा कि आप अब इस बार चुनाव मत लड़िए, क्योंकि आपसे ज़्यादा वोट किसको प्राप्त हुआ है? अनोटा को। तो आप जाओ, पहले तो जाके गंगा स्नान करके आओ, साफ-सुथरा होके आओ, पवित्र होके आओ, ठीक है? उसके बाद ही क्या करना, दोबारा से सिलेक्शन करना। सर, ईवीएम मशीन क्या होता है और भारत के आम चुनाव में इसकी शुरुआत कब से हुई? ईवीएम मशीन, है ना? यस। देखिए, ईवीएम मशीन बोलना ये सही नहीं है। ईवीएम, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मशीन तो वो खुद है ना? तो फिर अगर ईवीएम मशीन बोल रहे हो तो कोई बात नहीं, आम बोलचाल की भाषा में ये पाई जाती है, ईवीएम मशीन। देखिए, ईवीएम को जानने से पहले इसके बारे में थोड़ा-सा इसके पीछे का जो इतिहास है उसको जानना है। तब जाकर के ईवीएम की अहमियत को आप समझ पाएँगे कि ईवीएम की शुरुआत क्यों की गई और कब से की गई। इससे पहले देखिए, जब प्रथम आम चुनाव हुआ 1951-52 में, तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो प्रोविज़न था वो ये था कि जो बक्सा होगा, बक्सा समझ रहे हो ना, मतपेटी, ये स मतपेटी, और इस मतपेटी में ही क्या होगा, जो कैंडिडेट होता है उसका चुनाव चिन्ह होगा, ठीक है? तो चुनाव चिन्ह जो दिया गया, किसमें दिया गया? चुनाव चिन्ह इस मतपेटी के ऊपर रखा गया, मतलब सजाया गया, और जो मतदाता थे, ठीक है? इस मतदाता को एक सादा बैलेट पेपर समझते हैं ना आप? सादा पेपर दिया जाता था। आप उस पेपर को लीजिए और अपने पसंदीदा कैंडिडेट का जो मतपेटी है ना, उसमें क्या करिए, डाल के आ जाइए, ठीक है? पहले और दूसरे आम चुनाव में ऐसा हुआ। उसके बाद तीसरे आम चुनाव से क्या प्रावधान हुआ? तीसरे चुनाव में ये हुआ कि अब ऐसा नहीं करिए, सादा बैलेट मत दीजिए। जो बैलेट पेपर होगा ना, इस बैलेट पेपर पर क्या होगा, तो बैलेट पेपर पर बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है, बैलेट पेपर पर क्या किया गया, नाम, और नाम के साथ-साथ क्या? जो चुनाव चिन्ह है ना, चुनाव चिन्ह अंकित कराया गया, और चुनाव चिन्ह के सामने ये प्रावधान किया गया कि आप अगर वोट डालना है किसी को, तो आप उस चुनाव चिन्ह में जाकर के क्या करिए, ठप्पा लगाइए, मोहर लगाइए। ठप्पा लगाने के बाद उस जो बैलेट पेपर है उसको मोड़ करके किसी बक्से में डाल देना है, ठीक? और एक चुनावी वर्ष आया, और वो वर्ष था 1992। 1992 वो पहला वर्ष था जब इन नियमों में बदलाव करते हुए ईवीएम को लाने के लिए एक कानून बनाया गया। एक क्या हुआ, नियम बनाया गया कि ईवीएम हमारे देश में भी लागू होना चाहिए। हालाँकि ईवीएम ईवीएम जो है कई देशों में पहले से चल रहा था, खासकर यूरोपीय कंट्री, जो यूरोपीय देश थे, वहाँ पे जो ईवीएम था उसका प्रचलन था, लेकिन हमारे भारत में नहीं था। तो 1992 में पहली बार क्या हुआ, इस ईवीएम को लाने की बात हुई, और 1998 में कुछ जो राज्य थे, राज्यों के क्या, राज्यों के विधानसभा इलेक्शन में, ठीक है, इसकी शुरुआत की गई, और इस तरह से जो ईवीएम है, ईवीएम का प्रचलन हमारे देश में हुआ। लेकिन यहाँ हम लोग आम चुनाव की बात कर रहे हैं, तो आम चुनाव जो 2004 का आम चुनाव था, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या बने थे, प्रधानमंत्री। उस चुनाव में पहली बार, आम चुनाव की बात कर रहा हूँ, इस आम चुनाव में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल हुआ, और तब से लेकर के आज तक क्या है, ईवीएम चल रहा है, बैलेट को हटा दिया गया है। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? मैंने भी बताया आपको, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें हैं वो खराब तो हो सकती है, छेड़खानी इसके साथ किया जा सकता है।
इसलिए इनकी सुरक्षा के लिए 2019 में क्या लाया गया? वीवीपीएटी, जिसको वीवीपैट बोलते हैं, ताकि ये क्या रहे, जो ईवीएम है वो सुरक्षित रह सके। सर, ईवीएम मशीन में एक बटन होता है जिसपे नोटा लिखा रहता है, उसका क्या मतलब है? एक चुनावी वर्ष, मैं आम चुनाव की बात कर रहा हूँ। चुनावी वर्ष तो भारत में लगभग सभी वर्ष इलेक्शन ही होता है। आज बिहार में तो कल बंगाल में है, परसों उत्तर प्रदेश में है। ऐसे होते होते फिर क्या हो जाता है, मतलब एक तरह से अगर कहा जाए तो प्रत्येक वर्ष हमारे भारत में क्या होता है, विधानसभा, विधानसभा नहीं तो लोकसभा, लोकसभा नहीं तो पंचायत इलेक्शन, हर वर्ष लगभग इलेक्शन होता है। तो चुनावी वर्ष कहने का मतलब, मैं आम चुनाव की बात कर रहा हूँ, आम चुनाव। और इस आम चुनाव का मतलब क्या है? आम चुनाव का मतलब जो लोकसभा का चुनाव होता है साथियों, है ना, लोकसभा इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, चुनाव की बात कर रहा हूँ, ठीक। एक चुनावी वर्ष 2014 2014 2014 वो वर्ष था जब नरेंद्र मोदी जी पहली बार क्या किए थे, प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए थे। ये 2014 वो चुनावी वर्ष था जब पहली बार क्या हुआ, पहली बार नोटा का प्रयोग क्या कर दिया, सार्वजनिक कर दिया कि अब नोटा का इस्तेमाल कर सकता है। इसके पीछे क्या इतिहास है, थोड़ा सा मैं संक्षेप में इसको डिस्कस करूंगा। देखिए, जो एक दल है PUCL, एक ह्यूमन राइट कमीशन है, आप लोग इतने डिटेल में मत जाइए, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं बहुत आसानी से समझा रहा हूँ। ये दल क्या किया, मांग किया सुप्रीम कोर्ट से कि जो लोग हैं वो सारे के सारे लोग जो मतदान नहीं करते हैं, अब जब मतदान नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि इतने सारे लोगों ने मतदान नहीं किया। अब उस क्षेत्र के जो हारे हुए कैंडिडेट हैं उनका गुस्सा उन पर निकलता रहता है कि अगर आपने मुझे वोट डाला होता तो क्या होता, मैं आज विजेता होता, जबकि ऐसा होने वाला नहीं था। कितने सारे लोग ऐसे होंगे जो वोट नहीं डाले होंगे। तो उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी जो बातें हैं, मतदान नहीं करने की जो बातें हैं, उनको सीक्रेट रखने के लिए राइट टू प्राइवेसी के तहत एक केस दर्ज हुआ और ये कहा गया कि हमारे राइट टू प्राइवेसी की रक्षा कीजिए, लोगों में पब्लिक मत करवाइए। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि क्या करिए, भारतीय चुनाव है तो भारतीय चुनाव में एक ऐसे बटन का, मतलब ईवीएम मशीन में एक ऐसे बटन का प्रावधान कीजिए जिसमें लोग क्या कर सके, अपना आक्रोश जाहिर कर सके। भाई, हर व्यक्ति ऐसे नहीं होते हैं जिनको खुशियां ही होती है चुनाव से। बहुत से लोग ऐसे भी तो होते हैं ना जिनको चुनाव से तकलीफें होती है। तो ऐसे लोग अपना आक्रोश कैसे जाहिर करेंगे? सीधे जाके तो नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं मैं आपको वोट नहीं दूंगा, आप अच्छे व्यक्ति नहीं हो। ऐसा कोई कह पाएगा? ऐसा कहने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। और ऐसा देखा गया कि एक दो व्यक्ति, जैसे केजरीवाल को एक बार थप्पड़ लगा था, कन्हैया कुमार को एक आध बार थप्पड़ लगा था, तो ऐसे देखे गए हैं। लेकिन साधारण तौर पर हर मानव तो नहीं कह सकता ना कि मैं आपको वोट नहीं दूंगा, आप अच्छे इंसान नहीं हो, या आपकी शक्ल अच्छी नहीं है, या आपकी अकल अच्छी नहीं है। ऐसा कह सकता है? नहीं कह सकता। तो अपनी आक्रोश कहाँ जाहिर करेगा, अपनी नापसंदगी कहाँ जाहिर करेगा? उसी को जाहिर करने के लिए क्या किया गया, नोटा का इस्तेमाल किया गया, मतलब नोटा का प्रावधान किया गया, जिसका अर्थ होता है गाइस, नन ऑफ द एबव। कहने का मतलब कि जितने सारे कैंडिडेट हैं उन सारे के सारे कैंडिडेट में से मैं किसी भी कैंडिडेट को लायक नहीं मानता हूँ। सब के सब क्या है, नालायक है। मतलब मैं उन सारे के सारे कैंडिडेट को जो इस ईवीएम में दिया गया है, मैं सबको बेकार समझता हूँ, किसी काम के नहीं है।
अब बताइए, अब अगर वो वोट डाल के चले आए तो उसकी पहचान तो नहीं हो सकी। भाई कौन गया अंदर वोट डाला, कौन किस में वोट डाला, ये बात तो नहीं कह सकते आप। इसलिए इस बटन को दिया गया, नोटा बटन को दिया गया, ताकि लोग अपनी नापसंदगी जाहिर कर सके। तो नोटा का अर्थ क्या होता है कि नोटा का अर्थ है कि अपनी नापसंदगी जाहिर करना। लेकिन जाहिर कैसे करना? सामने जाकर के नहीं कहना कि मैं तुम्हें पसंद नहीं कर रहा हूं। ऐसे में क्या हो जाएगा? ऐसे में दिक्कत हो सकती है, मारपीट हो सकती है। तो उस आक्रोश को जो बिहार की जनता है, मुझे लग रहा है कि इस बार दिखाने वाली है। अगर टीआरपी पर नहीं दे रहा है तो मुझे लगता है कि ऐसा जो प्रावधान है होने जा रहा है। ज्यादा मत प्राप्त होता है तो ऐसे में क्या प्रावधान है? ओके, देखिए, नोटा का जो स्वरूप है, नोटा के प्रावधान पर भी क्या होता रहा है, समय समय पर वक्त के हिसाब से बदलाव होता रहा है। ठीक है, जब नोटा बटन दिया गया तो नोटा बटन दे करके छोड़ दिया, और शुरुआत के इलेक्शंस में ये देखा गया कि ये नोटा है ना, ये इस पर जो भी लोग वोट करते हैं वो एक तरह से उस वोट की बर्बादी है, वोट व्यर्थ हो रहा है। अब जरा सोचिए, मैं किसी कैंडिडेट को पसंद नहीं कर रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिए, ठीक है। मैं अगर किसी कैंडिडेट को पसंद नहीं कर रहा हूँ तो मैं जा करके वोट कहाँ कर रहा हूँ? नोटा में। अब अगर मैं नोटा में वोट कर रहा हूँ तो मेरे वोट का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो मैं जा करके वोट क्यों करूँ? क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा तो है नहीं। इसलिए फिर से एक मांग उठी, सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि हे सुप्रीम कोर्ट महोदय, जब हमारे वोटों का कोई मूल्य ही नहीं है, अगर आप हमारे वोट को वोट की बर्बादी ही मानते हैं, तो हम बिना वोट को बर्बाद किए ऐसे ही आबाद हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है नोटा में वोट डालने की? नहीं डालेंगे, है ना? बात भी तो सही है। तब जा करके क्या हुआ, 2018 में जब हरियाणा में चुनाव हुआ, हरियाणा के जो नगर निगम का चुनाव हुआ, तो 5 ऐसे क्षेत्र थे, चुनावी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। 5 ऐसे चुनावी क्षेत्र थे जहाँ पर क्या हुआ, नोटा को कैंडिडेट से ज़्यादा मत प्राप्त हुआ, जैसा कि आपका सवाल भी था, है ना? आपने क्या प्रश्न करा कि सर अगर नोटा को कैंडिडेट से ज़्यादा मत प्राप्त हो जाए तो ऐसे में क्या प्रावधान है? तो हरियाणा के 5 क्षेत्र में क्या हुआ, नोटा इसको ज़्यादा मत प्राप्त हो गया, किससे? किसी भी कैंडिडेट से जो कि वहाँ पे लिस्टेड। अब अगर मान लीजिए 4-5 कैंडिडेट है, तो 100 वोट पड़े। मान लेते हैं 5 कैंडिडेट है, 1 नोटा है, ठीक है? 100 वोट है, ठीक है? इस 100 वोट में किसी को 10 पड़े, किसी को 8 पड़े। नोटा इस नोटा को कितना पड़ गया? इस नोटा को 20 वोट पड़ गया। तो क्या आप उस 20 वोट को, नोटा में पड़ने वाले उस 20 वोट को क्या मानेंगे? व्यर्थ मानेंगे? नहीं मान सकते। कैसे मानिएगा आप? 20 के 20 लोग, उन सारे के सारे वोट को आप व्यर्थ अगर मान रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप चुनाव में मनमानी कर रहे हैं। 20 ऐसे लोग थे, यानी बहुमत के हिसाब से अगर देखा जाए तो 20 लोग ऐसे थे जिन्होंने किसी को पसंद नहीं करा। 5 कैंडिडेट में से सबको पसंद किया गया, किसी को 8 लोगों ने, किसी को 10 लोगों ने, किसी को 12 लोगों ने पसंद किया, लेकिन 20 लोग ऐसे थे जिन्होंने नोटा को पसंद किया। तो इसका मतलब क्या है? नोटा भी अपने आप में दम रखता है। तब जा करके हरियाणा चुनाव में क्या हुआ, इस नोटा को भी क्या किया गया, नोटा को एक कैंडिडेट माना गया, एक कैंडिडेट का दर्जा दिया गया, और ये कहा गया कि अगर नोटा को क्या कैंडिडेट के बराबर मत प्राप्त होता है तो ऐसे में कैंडिडेट को विजेता घोषित किया जाएगा। बराबर की बात, बराबर की स्थिति में, जैसे मान लीजिए कैंडिडेट को कितने मत पड़े? 40, नोटा को भी 40 मत प्राप्त हुए, तो ऐसे में क्या होगा कि अगर नोटा को कैंडिडेट के बराबर मत प्राप्त होता है, नोटा को, ऐसे में जो चुनावी
प्रोसेस है, चुनावी प्रक्रिया है, वो क्या है कि नोटा को विजेता नहीं माना जाएगा, कैंडिडेट को विजेता माना जाएगा। लेकिन अगर नोटा को क्या हो जाए, कैंडिडेट से ज़्यादा मत प्राप्त हो जाए, जो कैंडिडेट है उससे ज़्यादा मत किसको प्राप्त हो रहा है, नोटा को। ऐसे में जो चुनावी प्रोविज़न है वो क्या है, साथियों आपको ध्यान रखना है कि जो नोटा होगा, नोटा इसको विनर माना जाएगा। क्या माना जाएगा, विनर माना जाएगा, ठीक है। और ये जो विनर होगा, ये अब देखिए नोटा एक बटन है ना, सर नोटा तो प्रशासन नहीं चला सकता ना, तो विनर जो माना जाएगा तो कब तक के लिए माना जाएगा, कुछ समय के लिए, टेम्पररी तौर पर इसको विनर माना जाएगा। और जितने सारे कैंडिडेट नोटा से पीछे चले, मतलब उस चुनावी क्षेत्र में जितने सारे कैंडिडेट थे, उन सबको क्या किया जाएगा, उन सबको बर्खास्त करते हुए अब जो अगली बार दूसरी बार चुनाव होने जा रहा है कुछ ही दिन में, दूसरी बार के चुनाव में क्या किया जाएगा, इस कैंडिडेट को, इन कैंडिडेट्स को शामिल नहीं कराया जाएगा। बात समझ में आई? उन सारे के सारे कैंडिडेट को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा जिन्होंने नोटा से कम मत प्राप्त किया। भाई स्वाभाविक है, अगर नोटा को लोगों ने ज्यादा पसंद किया, फिर दोबारा आप ही आ रहे हैं, फिर नोटा को जाएगा, नहीं जाएगा, तिबारा फिर नोटा को जाएगा, चौबारा फिर नोटा को जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, चुनाव में खर्चा होता है ना, खर्चा नहीं होता है। खर्च करने से बेहतर है कि आप सारे के सारे जितने सारे कैंडिडेट थे, नालायक समझ के आपको हटाया ना, नालायक माना गया तभी तो क्या किया गया, नोटा में डाला। आप जाइए पहले लायक बन करके आइए, उसके बाद फिर क्या कीजिएगा, दोबारा से चुनाव लड़िएगा। लेकिन अगली बार, मतलब इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें आप तो भूल ही जाइए। समझ में आई बात? और 2018 में ही, 2018 जो महाराष्ट्र चुनाव आयोग था, महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने भी क्या किया, इस जो नोटा है, इस नोटा को एक क्या टेम्पररी क्या माना, कैंडिडेट माना कि अगर इसको ज़्यादा मत प्राप्त होता है तो बिल्कुल वही होगा कि उसके जो जितने सारे पार्टीज के कैंडिडेट्स हैं ना, उन सारे के सारे कैंडिडेट को रोक दिया जाएगा कि आप अब इस बार चुनाव मत लड़िए, क्योंकि आपसे ज़्यादा वोट किसको प्राप्त हुआ है, नोटा को। यस, आप जाओ, पहले तो जाके गंगा स्नान करके आओ, साफ सुथरा होके आओ, पवित्र होके आओ, ठीक है। उसके बाद ही क्या करना, दोबारा से सिलेक्शन लड़ना, ठीक है। समझ आई बात? लेकिन एक सवाल है बच्चों, सुनिए, एक सवाल क्या, एक सवाल ये कि सर अगर नोटा है, मान लेते हैं नोटा को ज्यादा मत प्राप्त हुआ ना, यस, नोटा को ज्यादा मत प्राप्त हुआ पहली बार, उन सारे के सारे कैंडिडेट को हटाया गया, दोबारा से चुनाव होगा। दोबारा चुनाव होने के बाद भी अगर नोटा को ही ज्यादा मत प्राप्त हो जाए तो क्या होगा, है कि नहीं? ऐसे में याद रखिएगा, ऐसे में अगर नोटा को ज्यादा मत प्राप्त होता है, दूसरी इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, पहले इलेक्शन में तो सारे के सारे जो कैंडिडेट थे उनको हटा दिया, गो टू द हेल, नहीं बोलो ऐसा भाई, वो जहन्नम में क्यों जाएगा, गो टू द अच्छा जगह, ठीक है। तो अब जो नोटा है, उस नोटा में क्या किया गया, उस नोटा के प्रावधान में बदलाव किया गया कि अगर दोबारा इलेक्शन हो रहा है और नोटा बेचारा ही जीत रहा है ना, इसका मतलब इस बार भी क्या कर रहा लोग, इस बार भी लोग उन सारे के सारे लोगों को नहीं चुन रहा है, कुछ ना कुछ गुस्सा है लोगों में, वो आक्रोश दिख रहा है, तभी तो नोटा को जा रहा है ना। लेकिन चूंकि बार बार हम क्या कर सकते हैं, इलेक्शन नहीं करवा सकते हैं, तो ऐसे में नोटा के बाद जो दूसरा कैंडिडेट होगा उनको क्या किया जाएगा, बिनर माना जाएगा। इस बात का ध्यान रखें आप लोग। क्लियर है बात? समझ आई बात? और कोई सवाल अगर पूछना चाहो तो आप पूछ सकते हो। आपका सवाल क्या है, यदि कोई व्यक्ति वोट ना करे तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है या नहीं, की जा सकती है या नहीं, है ना। चलिए, सही बात है, ऐसे प्रश्न जो है ना मन में लोगों का उठता रहता है कि नहीं नहीं
मुझे ना कोई पसंद नहीं है तो मैं मतलब वोट नहीं करूँगा। और कोई डराता है तुम वोट नहीं करेगा, तुमको तो जेल हो जाएगा, तुम्हारा राशन कार्ड रद्द हो जाएगा, तुम्हारा जो आधार कार्ड है वो खो जाएगा, खोने जाएगा मतलब खो दिया जाएगा, नहीं, तुम्हारे घर में बुलडोजर चढ़ा दिया जाएगा। चलिए इन सारे सवाल के जवाब को हम लोग देख लेते हैं। देखो साथियों, बच्चों, बच्चे तो हो नहीं, 12th में है तो बच्चे कहाँ से हो गए। आर्टिकल 326 के मुताबिक प्रत्येक वो नागरिक जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा है, ठीक है, 18 वर्ष या 18 वर्ष या अधिक, मैं प्लस लिख रहा हूँ, ऐसे नागरिक को, नागरिक व्यक्ति नहीं बोल रहा हूँ, व्यक्ति और नागरिक में अंतर होता है। व्यक्ति वो होते हैं जो विदेशी भी हो सकते हैं, लेकिन नागरिक भारत की नागरिकता जिनके पास है। क्लियर है बात। 18 वर्ष या उससे अधिक के नागरिक को क्या प्राप्त है, यूनिवर्सल यूनिवर्सल अडल्ट वोट राइट, अडल्ट वोट राइट, ठीक है। मेरे दोस्तों आप जरा देखें, मतलब इसको हिंदी में अगर कहा जाए तो वयस्क वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक, हिंदी इसका हिंदी होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है। अब जो मताधिकार है, ये मताधिकार हमारे संविधान में दिया गया है आर्टिकल 326 के तहत। इसका मतलब जो मताधिकार है, मताधिकार क्या है, एक संवैधानिक अधिकार है। कैसा अधिकार, संवैधानिक अधिकार। तो संवैधानिक अधिकार जो है तो ये क्या है, वोट डालना, वोट करना, मतदान करने की अगर मैंने सोचा है और मेरी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है और साथ ही साथ मेरे वोटर लिस्ट में मेरा नाम है, ठीक है, और मैं हर तरह से क्या हूं, वोट देने के लिए सक्षम हूं, तो ये मेरा अधिकार है, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है आर्टिकल 326 के तहत कि मैं क्या कर सकता हूं, वोट कर सकता हूं। ये बात तो हो गई कि मैं वोट कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन आपका सवाल क्या था कि अगर कोई वोट ना करे तो मैं वोट कर सकता हूं का मतलब क्या है, मैं वोट नहीं भी कर सकता हूं। बात समझ आ रही है। मैं वोट कर सकता हूं, और अगर मैं वोट कर सकता हूं, मैं वोट करने जा रहा हूं, तो मुझे आप रोक नहीं सकते, बिकॉज आई हैव यूनिवर्सल एडल्ट वोट राइट। इसलिए आप मुझे वोट करने से रोक नहीं सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जो वोट नहीं करना चाहे, वोट ना करना चाहे, है ना साथियों, अब जरा सोचिए, आप अगर वोट नहीं कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, आपके मन में कुछ चल रहा है ना। हो सकता है कि आपको कैंडिडेट पसंद नहीं आ रहा हो सकता है कि आप मन में कुछ अलग अलग विचार ला रहे हैं, और उस विचार को, जब उस विचार पर आप गौर करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे वोट नहीं करना चाहिए, आपको लगता है। तो जरा सोचिए कि आपके सोचने समझने की जो अधिकार है, सोचने समझने की जो अधिकार है, वो अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार है, नहीं है। यस, मौलिक अधिकार के मुताबिक आप जरा सोचिए कि मौलिक अधिकार आपको क्या कर रहा है, मौलिक अधिकार आपको राज्य से सुरक्षा दे रहा है कि आप चाहे तो ये कर सकते हैं, आपको राज्य रोक नहीं सकता। तो ये बात कि वोट ना करना किसी नागरिक का, और वोट ना करने से हो सकता कारावास की सजा हो, जेल की सजा, ऐसा ऐसा लोगों को लगता है, ऐसा लोगों को लगता है ना। या फिर चुनावी समय में उसको डराया भी जाता है, डराता भी है लोग। वोट ना करना ये आपका क्या है, मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार संवैधानिक अधिकार से कहीं ज्यादा है। बात समझ में आ रही है। संवैधानिक अधिकार का हनन होने पर आप जो क्षेत्रीय न्यायालय हैं वहां जाएंगे,
लेकिन अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं कि हे सुप्रीम कोर्ट, हे माननीय हाई कोर्ट, मेरे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। मैं टुनटुनिया देवी को पसंद कर रहा हूँ एज अ कैंडिडेट, लेकिन मुझे क्या किया जा रहा है, जबरदस्ती वोट डलवा जा रहा है टुनटुन कुमार को, जो कि मेरे पसंद के बिल्कुल खिलाफ है। मैं उसको पसंद ही नहीं कर रहा हूँ। अब अगर मैं पसंद नहीं कर रहा हूँ तो मुझे जबरदस्ती वोट करवाना क्या है? ये मौलिक अधिकार का ही तो हनन है। वोट डालना, वोट करना ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन वोट ना करना किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं। आप चाहे तो वोट करिए, चाहे तो वोट ना करिए, लेकिन एक अच्छे नागरिक होने के नाते आपको क्या करना चाहिए? आपको चुनाव में भाग लेना चाहिए, मतदान में भाग लेना चाहिए। और अगर कोई पसंद नहीं है तो आपके लिए तो मैंने बताया कि नोटा भी तो है। आप नोटा में जाइए, अपना जो आक्रोश है वहाँ जाहिर कीजिए और उनको दिखाइए। जितने सारे जो कैंडिडेट हैं उनको ये बताने का प्रयास कीजिए कि आप हम लोग के लायक नहीं है, प्लीज़ यहाँ से चले जाइए और दोबारा अपनी शक्ल सूरत मत दिखाइएगा। तभी तो कुछ बदलाव हो सकता है ना। लेकिन सच ये है कि चुनाव के समय क्या हो जाता है, अगर मुसलमान कैंडिडेट हो तो मुसलमानों का कोई ना कोई रिश्तेदार निकल आ जाता है। यादव हो तो यादवों का कैंडिडेट, है कि नहीं? ब्राह्मण हो तो ब्राह्मणों के लिए भगवान। ऐसे में कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपको बेहतर कुछ करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? जाति पाति से उठ करके चुनाव में भाग लेना है, मतदान करना है। और मतदान नहीं करने से ये गलतफहमी दूर कर लीजिए, किसी को जेल वेल नहीं हो सकती है, कोई जेल नहीं जाएगा। लेकिन मतदान करिए, इससे आपको फायदा है, आपके समाज को फायदा है। ओके, और कोई प्रश्न? किसी तरह का कोई प्रश्न? चलिए, आज की क्लास को मैं यही संपन्न कर रहा हूँ। तब तक के लिए आप लोग भी क्या करिए, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और फिर हंसते मुस्कुराते। ठीक है।